थैंक यू। ओके ओके ओके, और एक बार रिपीट करना पड़ेगा यार, मैं जल्दी जल्दी और एक बार रिपीट करता हूँ। सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो यहाँ पर हमने एक पिक्चर बनाया, ये बैटरी है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, ये वाला एंड दिस इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस वाला एंड दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये बैटरी कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अफेक्ट करता है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात समझो कि अगर ये तुम्हारा मेटल सरफेस है, मैं यहाँ पर एक क्लासरूम के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि ये एक क्लासरूम है और यहाँ पर टीचर है, और टीचर क्या कर रहा है, टीचर पैकेट्स ऑफ एनर्जी फेंक रहा है। तो दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर ऑफ स्टूडेंट्स, फिफ्थ लेयर ऑफ स्टूडेंट्स, सिक्स्थ लेयर, सेवंथ लेयर ऑफ स्टूडेंट्स। सबके पास एक एक पैकेट गया है। रूल जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही पैकेट मिल सकता है। तो देखो ये जो एटम से यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस, दे आर क्लोजेस्ट टू द सरफेस। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब जरा से उसको यहीं से, सरफेस तो एक ही होगा ना, तो एक ही तरफ से निकलेगा, दिस आर फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस, फर्देस्ट फ्रॉम द सरफेस। तो खुद सोच के देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको तुमने फोटोन दिया, फोटोन का एनर्जी इसने एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करके उसको 5 एनर्जी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कितना एनर्जी सेक्रीफाइस करना पड़ता है? 5 एनर्जी। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? उसको मिला था H2, उसमें से उसने 5 सेक्रीफाइस कर दिया। So this is the kinetic energy, and this is the maximum kinetic energy that an electron can possess, that an electron can have. उसको जितना दिया गया उसमें से उसको 5 का क्या बोलते हैं, उसको टैक्स पे करना पड़ा। 5 इज द वर्क फंक्शन। टैक्स पे करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा? H2 minus 5. So this is the maximum kinetic energy that an electron can have. But if you're talking about this group of electrons, इस एटम से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकलने के लिए बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके वो निकल पाएगा। जब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएगा, वो जाते वक्त और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके टकराएगा, और दूसरे एटम के लैटिसेस के साथ जाके टकराएगा, और दूसरे आयंस के साथ जाके टकराएगा। तो इस प्रोसेस में हमको हमेशा स्टार्टिंग से ही पता है कि इस प्रोसेस में हमेशा क्या होगा? एनर्जी लॉस हो, there will be loss of energy. So the minimum energy that an ejected electron can possess is equal to 0. The minimum energy that an ejected electron can possess is equal to 0. मतलब एक तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है, दूसरा उसको गुंडा टैक्स भी पे करना पड़ता है, बिकॉज रास्ते में बहुत सारा गुंडा है और हर कोई क्या करता है, उससे एनर्जी का चोरी करते रहता है, करते रहता है। तो चोरी होते 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 फाइनली जो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, सबसे मैं क्या बोलूँ, अनलकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगा, सारा एनर्जी जो है लॉस हो जाएगा, जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे ना, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उनका अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कितना है तुम अगर मुझे पूछोगे, तो उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू विल बी मोर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट लेस देन और इक्वल टू H nu minus 1. This is the kinetic energy of the ejected electrons. सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है वो इसी रेंज में लाई करेगा। बोलो ये डिस्कशन तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। If you have any doubt, you can ask. The chat box is open, or if you want to talk to me, you can talk to me. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके आगे का डिस्कशन बाकी है, जहां तक बोला वो क्लियर है या नहीं है वो बताओ। चलो सर, जीरो कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएगा ना। मैं अंतरिक्ष पूछ रहा, जीरो में उनका काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा हूँ। मतलब तो समझ रहा है ना, वी टॉक अबाउट बाउंड्री कंडीशंस। द इलेक्ट्रॉन व्हिच हैज जस्ट इजेक्टेड किसी तरह निकल पाए, तो उसके पास तो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होगा ना। तो अगर तो इसको क्वांटिफाई करके लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा? जीरो ही लिखेगा ना। 0.00000001 तो नहीं लिखेगा। हाउ विल एक्सप्रेस दिस? विल एक्सप्रेस दिस ओके फाइन। सबसे अनलकी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी एनर्जी नहीं होगा। सर जीरो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेगा? अच्छा, ये इसका इसका डिस्कशन इसके बाद है, इसका डिस्कशन इसके बाद है। ये जो ग्राफ है इसी ग्राफ पे है, तो थोड़ा सा अनुराग वेट करो, मैं इसी को लेकर डिस्कस करूंगा। अच्छा, लाइट तो सेम जगह से नहीं आएगा,
लाइट तो सेम जगह, सौम्यदीप समझ में नहीं आया मुझे क्वेश्चन। लाइट तो सेम जगह से नहीं आएगा मतलब? क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे ना तो अच्छे से लिखना, ठीक है? बिकॉज तुम्हारा लाइन्स पढ़ के मुझे समझ में नहीं आता। सर लाइट तो सेम जगह से नहीं आएगा मतलब जहाँ पे टीचर है। अच्छा, वो तो मैंने तुमको टीचर वाला एग्जांपल दिया, अगर तुमको समझना है तो ऐसा समझो कि ये मेटल सरफेस है, दिस इज द मेटल सरफेस, और लाइट तुम यहाँ चमका रहे हो, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो बहुत सारा एनर्जी लेके निकलेगा, लेकिन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का बहुत लॉस होगा, ये बता रहा हूँ। मतलब जिस सरफेस पे लाइट चमक रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे उनका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनके लिए उनको बहुत एनर्जी लॉस सफर करना पड़ेगा, ये बताना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर शोभदेव? ओके, दैट्स यस सर, फाइन, बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, जितना मैंने बोला उसका एक स्नैपशॉट लेके रखो क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा। टेक ए स्नैपशॉट फटाफट, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, ओके ओके, बढ़िया, ओके। देखो, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, मैं फिर से एक पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर ये स्टडी करना चाहते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के साथ कैसे वैरी करता है, तो ये ऑब्वियस है भाई लोग कि तुमको बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तुम्हारा इंटेंसिटी कांस्टेंट रहना पड़ेगा, तुम कितना पैकेट उस मेटल सरफेस भी गिरा रहे हो उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर तुम इंटेंसिटी का इफेक्ट स्टडी नहीं कर रहे, तुम स्टडी करना चाहते हो कि वोल्टेज किस तरीके से करंट को इफेक्ट कर सकते। तो हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया और इंटेंसिटी को भी चेंज नहीं किया, देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, नंबर ऑफ पैकेट्स फॉलिंग आर द सेम, number of packets falling are the same, number of photoelectrons emitted are the same। बात समझ में आया? जितना पैकेट्स गिर रहा है वो सेम है और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो भी सेम है, लेकिन इस सिचुएशन में रियलिटी में तुमको एक चीज बता के रखना चाहूंगा कि ये प्रोसेस जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है। तुम ऐसा मत समझना कि तुमने अगर 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी बहुत ही खराब होता है। अगर रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे ना, एक्सपेरिमेंटल डाटा को अगर चेक करोगे तो फॉर एग्जांपल अगर तुम 100 फोटोन्स गिराते हो तो सोचो 4 5 10 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे, तो एफिशिएंसी बहुत खराब होता है। लेकिन हमारा डिस्कशन, जस्ट टू मेक आवर डिस्कशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ एजम्पशंस ले लूंगा, ठीक है? रियलिटी में क्या आता है वो तुमको मैंने बता दिया, ओके बढ़िया है। अभी ध्यान से देखो, हमने ग्राफ में प्लॉट किया है वोल्टेज, ठीक है? वोल्टेज किसका वोल्टेज, और एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक एनोड था, यहाँ पर एक कैथोड था, ये था हमारा इमीटर, ये था हमारा रिसीवर, और इसके साथ हमने ये वोल्टेज लगा के रखा है जिसको हम वैरी कर सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और इस तरफ ट्रेवल करेगा। तो if this is voltage, this is zero voltage, try to understand। देखो, zero potential means only fast moving electrons। अच्छा, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, this is the origin। ओरिजिन में देखो ऐसा ग्राफ होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ग्राफ जो है वो एक्सपेरिमेंटली पाया गया है और हम ये जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ ऐसा क्यों बना। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन को देखो तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल जीरो, मतलब तुमने कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया ही नहीं, यू डिड नॉट अप्लाई एनी पोटेंशियल। बात को समझो, ये जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट कंप्लीट करने में असिस्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता है। अगर तुमने पोटेंशियल अप्लाई ही नहीं किया, खुद सोच के देखो, इस इमीटर से बहुत सारे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जैसे क्लास में इफ यू इमेजिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग पुअर होते हैं, या कुछ लोग का मार्क्स बहुत ज्यादा आता है, कुछ लोग का एवरेज आता है, कुछ लोग का एकदम खराब आता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कहानी में भी ऐसा ही है। जो ग्रुप निकलता है उस ग्रुप में ऐसे कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, और रेस्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कम होता है, दे आर लेस।
तो क्या होता है, देखो तुमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, फिर भी अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, इवन व्हेन द पोटेंशियल इज जीरो यू विल फाइंड सम करंट। देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, द करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज सम करंट, देयर इज सम फोटो करंट। इसका मतलब ये है कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से निकल के रिसीवर तक पहुंच जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बिना कोई असिस्टेंस, बिना कोई बैटरी के असिस्टेंस का इमिटर से निकल के रिसीवर तक पहुंच जाते। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? दिस आर सम ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर सम ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। उनको एमिटर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए बैटरी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, उनके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी होता है कि बिना कोई हेल्प का ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मीटर से रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया है? The chat box is open. If you want to ask me, you can ask me. यहाँ तक समझ में आया? सर अगर Yes. स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन हुआ तब भी तो पहुंच जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन का मास की ग्रेविटी लगेगा सर, रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पहुंच पाएंगे, कोई असिस्टेंस नहीं मिलेंगे। क्लोज चैम्बर है ना हम्म। सर, तो बंद है ना, बंद हुआ तो तो क्या बाहर। हुआ? अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये तो इमिटर तक, रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन। उसको तो जिस तरफ रिसीवर है उस तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी हुआ तब भी तो क्या क्या? आपने जो बोला, अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी हुआ तब हाँ वो एकदम पहुंच सकता है, तो हाँ बहुत हाँ ज्यादा वेलोसिटी तो ऊपर भी तो जा सकता है हाँ, जा सकता है, क्या? व्हाई नॉट, जा सकता है। हाँ बहुत ज्यादा हाँ वेलोसिटी वो लोग जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वेलोसिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जितना जिनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है सब लोग पहुंच जाएंगे, सब लोग नहीं पहुंचेंगे, कुछ ऐसे लकी वंस होंगे जो पहुंचेंगे। मेरा पॉइंट है कुछ पहुंचेंगे, वो समझ में आता ही नहीं आता। देयर विल बी सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी एबल टू मेक देयर वे टू द रिसीवर, कुछ तो रास्ते में ही गुम हो जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो भी सकता है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग है, तो वो लोग रिसीवर तक पहुंच नहीं पाएंगे। माई पॉइंट इज नॉट दैट, my point is that even when the potential is zero there will be some current. Do you agree with this? That is what I'm asking. यस सर। Is that clear? Okay, fine. There will be some current. Now what will happen, ध्यान से देखो। अभी अगर धीरे धीरे ग्राफ में देखो, पोटेंशियल को अगर मैं बढ़ाते जाऊं, देखो करंट बढ़ रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, करंट और बढ़ा, पोटेंशियल को और इंक्रीज किया, करंट और बढ़ा। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऐसे आगे जाते जाते नीचे चले जाएंगे, ऐसे आगे जाते जाते नीचे चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एबल टू रीच द रिसीवर, उसके पहले ये लोग नीचे गिर जाएंगे। बट अगर मैं इस बैटरी का पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ाते जाऊं, इसका मतलब यह है कि इनके रीजन के अंदर इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सॉरी, लेकिन यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के रिसीवर के तरफ लेके जाता है। अभी ध्यान से सुनना, लेट मी टेक ए नंबर एंड एक्सप्लेन। लेट अस से तुमने लाइट गिराया, टोटल 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला, जिसमें से 10 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सब एवरेज है। तो इवन दो यू अप्लाइड नो पोटेंशियल, 10 में से 5 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, इवन दो व्हेन देयर वाज नो असिस्टिंग पोटेंशियल बाय द बैटरी। उसके बाद तुमने पोटेंशियल थोड़ा बढ़ा दिया, तो अभी क्या होगा खुद सोच के देखो। सोचो क्लास के बारे में ही सोचो, सोचो टीचर कोई मोटिवेशन नहीं करता, नहीं देता, तो क्या होगा, क्लास में से ऐसा एक दो बच्चा होगा जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगा, खुद ही पढ़ के अच्छा मार्क्स ला देगा। लेकिन नेक्स्ट वीक से टीचर अच्छे से मोटिवेट कर रहा है, अच्छे से चीजें बता रहा है, टेक्निक्स बता रहा है, ट्रिक्स बता रहा है, तो क्या होगा, तो अभी सिर्फ 2 बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 5 बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, व्हेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल, पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे रिसीवर के पास, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब यह है कि तुमने दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बढ़ा दिया। फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच के रिसीवर तक लेके जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रिसीवर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, वो अभी पहुंचना चालू करेंगे। So what has happened to the photo current? The photo current has started increasing. उनको ग्राफ में दिख रहा है, as we move towards the positive x-axis of the voltage, current is increasing. तो पहले 5 पहुंचा, हमने और पोटेंशियल इंक्रीज किया, फिर 15 पहुंचा, फिर और पोटेंशियल इंक्रीज किया, फिर 20 पहुंचा, फिर बढ़ाया 30, 40, 50, 60, तो पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं।
तो धीरे धीरे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 में से 60 पहुंचा, 70 पहुंचा, 80 पहुंचा, 90 पहुंचा, और फाइनली एक वक्त आएगा कि 100 के 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड बाय द इमिटर विल मेक देयर वे टू द रिसीवर। बात समझ में आया? 100 के 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली रिसीवर तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ में सैचुरेशन आना चालू होगा। इवन दो यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बट द ग्राफ इज बिकमिंग फ्लैटर एंड कांस्टेंट, क्योंकि एक वक्त के बाद तुम जितना भी पोटेंशियल अप्लाई करो, टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना इमिट हो रहे थे? 100 ही तो इमिट हो रहे थे, तो 100 के 100 तो पहुंच ही जा रहे। इसके बाद अगर तुम पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कितना पहुंचेगा? 100 ही तो पहुंचेगा, तो करंट और बढ़ने वाला नहीं है। दैट इज द रीजन ये ग्राफ क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। और ये जो कांस्टेंट करंट पहुंच जाता है, इसी करंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। इस करंट को हम क्या बुलाते हैं? सैचुरेशन करंट। इज दैट क्लियर? अभी बताओ, किसी को कोई डाउट? द प्लेटफॉर्म इज ओपन। किसी को अगर कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलो, तो चैट बॉक्स इज ओपन। एनीवन? तो आपको समझ में आया? मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ यार, रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स एटलीस्ट, ताकि मुझे पता चले यस नो। कोई डाउट है तो मुझे पता चलेगा। ओके, सर ऐसे चलो। पूरा सर लो मूविंग, सर लो वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी तो चांसेस है कि वो लोग पहुंच सकते हैं ना? पहुंच सकते हैं यार, मैं किसी एक के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं एज ए होल ग्रुप के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब अगर फील्ड का वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा ना, इफ आई इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड और द पोटेंशियल, द Yes, sir. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द रिसीवर भी इंक्रीजिंग, वो बोल रहा हूँ। स्लो मूविंग भी पहुंच सकता है। कोई स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, अच्छा स्लो मूविंग अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का असिस्टेंस नहीं मिल रहा, तो वो सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल जैसा नीचे गिर जाएगा। सर मास तो ज्यादा नहीं है, कितना ही मास होगा? लेकिन उनका वेलोसिटी भी तो बहुत ही कम होगा ना, जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेंडिंग टू जीरो होगा उनका वेलोसिटी। मतलब तू ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके अगर डिस्कस करेगा, देन इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। ये तो हम बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं कि निकला पहुंचा, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग केसेस बन सकते हैं। मैं बस ओवरऑल अगर तुम इसको एनालाइज करके बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू करोगे, तो पहले पहले जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच नहीं पा रहे थे, पहले पहले जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बहुत कम था, रिसीवर के प्लेट तक नहीं पहुंच रहा था, उसके पहले ही झुक जा रहे थे, वो लोग भी पहुंचना चालू करेंगे। ठीक है? यस सर। हमें देखो, सर इलेक्ट्रॉन, भार्गव ने पूछा सर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा क्या? परपेंडिकुलर टू सरफेस, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। मतलब किस तरफ से निकलेगा उसका कोई रूल नहीं है, तो कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकलते हैं, रैंडम डायरेक्शन में निकलते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन अलोंग व्हिच इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। तो मैंने तो ऐसे डिस्कशन में हम लोग परपेंडिकुलरली दिखाते हैं, कुछ ऐसे साइड से निकलेंगे, कुछ ऐसा सीधा निकलेंगे। अभी अगर तुम फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना चालू करोगे, तो साइड से निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उनको भी खींच के रिसीवर तक लेके आ जाएगा। राइट, इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर अप्लाइंग। भार्गव समझ में आया? भार्गव? सर जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है सर, अगर हाँ सर। ऐसा नहीं होगा क्या सर, जो पॉजिटिव चार्ज है उस मेटल प्लेट में, वो उन लोग को वापस खींच लेंगे? क्या चीज पॉजिटिव नहीं होगा ना, बिकॉज दिस इज अ क्लोज सर्किट ना। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक भी पहुंच जाता है। और खींच करने का मतलब क्या है? ऑलरेडी तूने एनर्जी तो वर्क फंक्शन से ज्यादा दिया ही है उनको, तो तेरे अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन तो वेरी करते जाएगा। तू जो कह रहा है ना, जो सिचुएशन, तो तेरे अकॉर्डिंग जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएगा, अकॉर्डिंगली उसका वर्क फंक्शन भी वेरी करेगा। लेकिन हम लोग इस लेवल पे वर्क फंक्शन के वेरिएशन को कंसिडर नहीं कर रहे। वर्क फंक्शन वेरी करना इज ए प्रोबेबल आइडिया, हो सकता है, क्योंकि लॉजिकली अगर हम सोचे कि अगर मेटल सरफेस के पास फिर से इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न नहीं आ रहा, तो उसका पॉजिटिविटी तो बढ़ते जाए, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये आइडिया यहाँ पर वैलिड नहीं है, बिकॉज दिस इज ए क्लोज सर्किट। जितना इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकलता है, वो फाइनली सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास रिटर्न पहुंच भी जाते हैं। ठीक है? ओके। प्रसेनजीत ने पूछा, सर इफ वी नेग्लेक्ट ग्रेविटी and no potential is applied, even then all electrons must reach the receiver, the only difference being the duration in which they reach in an ideal situation. नहीं प्रसेनजीत, सारे इलेक्ट्रॉन्स रिसीवर तक नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब वो लोग इमिट होते हैं,
बात समझ में आया? इमिट होने के बाद उसका डायरेक्शन रिसीवर की तरफ है या नहीं वो देखना पड़ेगा ना। अगर रिसीवर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, चैम्बर्स की तरफ है, साइड वॉल्स की तरफ है, तो वो तो रिसीवर की तरफ पहुंचेगा ही नहीं। और तुम जो कह रहे हो वो तो एकदम ही आइडियलाइज सिचुएशन है कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, तो ग्रेविटी तो एक्चुअली नहीं होगा ना। ये तो हम एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के आउटपुट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम इस डिस्कशन में ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे जो ग्राफ हमने बनाया है। ठीक है प्रशनजीत, समझ में आया तो गिव मी ए यस। कम ऑन, आई एम वेटिंग। बाकी लोगों को समझ में आया नहीं आया व्हाटएवर इट इज, कुछ एक रिप्लाई दो, चैट बॉक्स में रिप्लाई दो। 13 लोगों का रिप्लाई दिखना है यार मेरे को। ओके ओके, सिर्फ 3 लोगों का आया। मृणाल, नेक्स्ट अंशुमन, बाकी लोग कहाँ पर है? आसिफ, ओके, अनुराग, ओके, मायूमी, प्रसन्नजीत, ऋषिता, स्निग्धा कहाँ है? स्निग्धा आज नहीं है क्लास में? स्नेहा भी थी ना, आई थिंक सो, स्नेहा। सब लेफ्ट हो गया। हाँ ओके ओके, चलो कोई नहीं, लेट्स मूव अहेड। इसका एक स्नैपशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा यहाँ पर कुछ चीजें। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग है। सो हमने व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द पोटेंशियल। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ, नहीं तो डिफिकल्ट। पॉसिबल नहीं है साफ करना, उपाय नहीं है। देखो हमने जो ये पोटेंशियल डिस्कस किया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव पोटेंशियल। हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को लेके डिस्कस किया है ना। बट अगर तुम ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी तुमको ग्राफ प्लॉटेड दिखेगा। दिख रहा है ये वाला ग्राफ, दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ दिख रहा है? चलो गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। यस सर। ओके यस सर। ओके, क्या हो गया? रुक जा। ओके ओके, तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, कैन एनीवन टेल मी ये जो पोटेंशियल का नेगेटिव वैल्यूज है ये क्या समझाता है? नेगेटिव पोटेंशियल क्या इंप्लाई कर रहा है? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं यस दिख सर, रहा? सर दिखाई नहीं दे रहा है। एक स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया सर। अच्छा, दिख रहा है अभी? दिख रहा है? हाँ सर अभी यस दिख रहा सर। है। ओके देखो, अबे कैन एनीवन टेल मी कि नेगेटिव पोटेंशियल क्या इंप्लाई कर रहा है? पोटेंशियल रिवर्स कर इलेक्ट्रिक दिया फील्ड। डायरेक्शन। यस, पोटेंशियल रिवर्स कर दिया। तो खुद बता, पोटेंशियल अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे क्या इफेक्ट गिरेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज डायरेक्शन करेगा सर। अपोज अपोज करेगा, करेगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज। यस सर। बिकॉज देखो जब जीरो था ना, जब जीरो पोटेंशियल था उस वक्त भी तो थोड़ा बहुत करंट था ना, ये वाला करंट था ना जब जीरो था। मतलब ये कौन सा करंट है? दिस करंट इज मेड अप बाय द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ तब तो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाओ, वो लोग तो सीन में आएंगे नहीं।
नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके हम किसको अटैक कर रहे हैं? हम फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अटैक कर रहे हैं, बिकॉज ये फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बिना किसी के हेल्प का रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल का वैल्यू देखो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, इस तरह बढ़ाते जा रहा हूँ, तो अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा? लेट अस से अगर पहले 5 फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रिसीवर तक अपने आप अपने दम पे पहुंच रहे थे, अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूं तो 5 की जगह 3 पहुंचेगा, 3 के बाद 2 पहुंचेगा, 2 के बाद बस 1 ही पहुंचेगा, और लास्ट में जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर मैं रोक दूं तो पूरा फोटो करंट ही जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो पोटेंशियल है वी नॉट हमने लिख के रखा है, इस जगह को देखो ध्यान से, यहां पर करंट क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। करंट जीरो होने का मतलब है कि उस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था उसको तुमने रोक दिया, बिकॉज उसी के पास ही सबसे ज्यादा कैपेसिटी था करंट बनाने का। अगर तुमने उसको रोक दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो वी नॉट है ना, नेगेटिव पोटेंशियल वी नॉट है, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वी आल्सो कॉल देम एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बिकॉज ये स्टॉप करता है। ये किसको स्टॉप करता है? स्टॉप्स द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ बोलो यार, गिव मी रिप्लाई, गिव मी रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 So can you tell me the kinetic energy of the fastest moving electron? That is h nu. इतना उसको तुमने पैसा दिया था और टैक्सेस कितना पे किया? उसने 5 टैक्सेस पे किया। सो दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन अगर रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तुमने जो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया है, सुने हो ना तुम लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी पूरे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने उसके पूरे काइनेटिक एनर्जी को, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अभी उल्टा खींचेगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकालता रहेगा। तो फाइनली वो अगर रिसीवर तक पहुंच नहीं पाया, और तुमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया था? वी नॉट। अगर वी नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ होगा? ई वी नॉट, बिकॉज वी नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी क्रिएटेड फॉर यूनिट चार्ज। तो ई कॉलम ऑफ चार्ज अगर पास करेगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा? ई वी नॉट, एंड दिस ई वी नॉट शुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। मतलब दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके तुमने पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था वो पहुंच नहीं पाया, और करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। इस पूरे ग्राफ में ना दो कहानी है, एक तो पॉजिटिव पोटेंशियल का कहानी है, एक तो नेगेटिव पोटेंशियल का कहानी है। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, एक वक्त के बाद करंट सैचुरेट हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, एक वक्त के बाद करंट जीरो हो जाएगा। और जिस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाता है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और उसने किसको स्टॉप किया? द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्टॉप किया। और उस पोटेंशियल का वैल्यू अगर वी नॉट है, ई वी नॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएटेड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी से आया होगा। तो ई वी नॉट एच न्यू माइनस 5 लिख दिया। तो यहाँ पर देखो हम एक इक्वेशन लिखेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस 5 बाई। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है, मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, H is Planck's constant, E is a constant, phi it is a constant for the matter, work function is constant, E be constant. यहाँ पर stopping potential is directly dependent on the frequency. देखो frequency can change accordingly, stopping potential will also change. देखो लिखा हुआ है frequency can change accordingly, stopping potential will change. Obvious नहीं है, frequency अगर मैं बदल दूं, फ्रीक्वेंसी बदलने का मतलब है दिमाग में क्लियर पिक्चर बनना चाहिए कि इस बार तुमने पैकेट में ज्यादा एनर्जी डाला है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो पैकेट में ज्यादा एनर्जी है। तो अगर ज्यादा एनर्जी वाला पैकेट तुम इलेक्ट्रॉन को दोगे तो जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होगा वो भी ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी।
V नॉट जो है इसको तुम y के साथ कंपेयर करो, नू को जो है वो तुम x के साथ कंपेयर करो, h बाई जो है दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड फाई बाई ई जो है दैट इज योर c वाला इंटरसेप्ट, c इंटरसेप्ट। दैट मीन्स अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करूं, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx माइनस c। मतलब इसका ग्राफ दिखने में, एक मिनट, कुछ ऐसा होगा, रुको एक मिनट, एक मिनट, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तुम लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो गिव मी रिप्लाई यार, 3 मिनट है, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस तो सर। यहाँ पर जो Yes, sir. स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट इट इज h बाई ई नू माइनस फाइव बाई, बहुत ही इजी चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन होगा। देखो फ्रीक्वेंसी बदल दिया, फ्रीक्वेंसी बदल दिया, ठीक है। मेटल, यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाए, तो ये पहला वाला ग्राफ है, ध्यान से देखो मेटल 1 का। इस ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप h बाई ई है। यहाँ पर देखो अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा तो मैंने ग्राफ नू नॉट 1 से ही चालू किया, नू नॉट 1। ध्यान से देखो दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी एक मिनट, नहीं सॉरी, नू नॉट 1 जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर लिखा है दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल कब चाहिए होगा? जब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला तुम स्टॉप किसको करोगे? और हर फ्रीक्वेंसी पे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। ध्यान से देखो हमने ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया है? फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो until and unless this frequency is equal to or more than the threshold frequency, फोटो इलेक्ट्रॉन से इमिट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जितना सारा फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू है वो नू नॉट 1 से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, मतलब इन फ्रीक्वेंसीज पे कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं चाहिए होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। उसके बाद नू नॉट 1 के बाद ये ग्राफ बना है। If you see this graph, ये नू नॉट 1 के ग्राफ बना है, this graph keeps on rising because अगर तुम अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी भी बढ़ते जाएगा, और उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए वो भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हमने 2 ग्राफ बनाया है, दिस इज मेटल 1, दिस इज मेटल 1, दिस इज मेटल 2। ठीक है, मेटल 2 का ध्यान से देखो y इंटरसेप्ट कितना है? फाई 2 बाई, और मेटल 1 का जो y इंटरसेप्ट है दैट इज फाई 1 बाई ई। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मेटल 2 का वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो मेटल 2 का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो मेटल 1 से भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जो कि ग्राफिकली भी दिख रहा है। मेटल 2 का दैट इज नू नॉट 2 जो है वो नू नॉट 1 से ज्यादा है, बिकॉज नू नॉट 2 क्या है? नू नॉट 2 तुमको उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी बताता है जो कि तुम्हारे मेटल सरफेस से जस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एंड एज बिकॉज इफ यू सी द वाई इंटरसेप्ट, सेकेंड वाला वाई इंटरसेप्ट बड़ा है, ई तो कांस्टेंट है, फाई 2 का वैल्यू एज बिकॉज फाई 1 से बड़ा है, तो फाई 2 से निकालने के लिए तुमको जिस फोटोन का फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा वो फाई 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। सो दिस इज द ग्राफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका एक फोटो खींच के रखो, इसका एक फोटो खींच के रखो। किसी को कोई डाउट? जल्दी से इसके एक फोटो खींचो, और इसके पहले का भी एक फोटो खींचना था तुमको एक्चुअली, इसका भी एक फोटो खींच के रखो। इसका अपने हाथों से नोट्स बनाना है, फोटो सिर्फ फोटो के फॉर्म में रहना नहीं चाहिए।